नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह AGIS की श्रृंखला में और मगध की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र सिंह आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि हम जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम उपयोगी है, मतलब परीक्षा उपयोगी है, ये समझ लीजिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है ये। आज जिस टॉपिक की बात करने के लिए हम जा रहे हैं वो महाजनपदास पीरियड है। सबसे पहले इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और UPSC ही नहीं या PCS ही नहीं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है आज के समय में कि जिस एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ना आए। तो यहाँ से हमें 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। महाजनपद काल, ये समय है आज से लगभग 2600 साल पहले का, 2600 साल पहले का। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिस कैलेंडर को हम यूज़ कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला कैलेंडर, यह कैलेंडर इससे 600 साल पहले हमारे भारत में महाजनपद काल था। महाजनपदास पीरियड को सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। एक ब्रिटिश इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड थे जिन्होंने इसे द्वितीय नगरीय क्रांति कहा, इंग्लिश में द अर्बन रिवॉल्यूशन। उनकी एक पुस्तक है, उन्होंने सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन कहा था। उनकी एक बुक है द अर्बन रिवॉल्यूशन। इस द अर्बन रिवॉल्यूशन नाम की पुस्तक में, बुक में, जो गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार ने लिखी है, इसमें भारत में 2 बार जो नगरीय क्रांति हुई, जो अर्बन रिवॉल्यूशन हुआ इंडिया में, उनकी बात है। तो फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा, जबकि सेकंड अर्बन रिवॉल्यूशन उन्होंने महाजनपदास पीरियड को कहा कि भारत में दूसरी बार नगरीय क्रांति हुई थी और व्यापार, जो ट्रेड था, वो क्राफ्टिंग, ट्रेड, ये अपने उच्च शिखर पर था, उच्च स्तर पर था, मतलब बहुत अच्छा समय था वो। अगर महाजनपद काल के सबूतों की बात करें, साक्ष्यों, एविडेंसेस की बात की जाए, तो इसमें 3 प्रमुख पुस्तकें हैं जिन्हें हम एविडेंस के रूप में जान सकते हैं। एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। दूसरी पुस्तक है भगवती सूत्र, जो जैन धर्म की पुस्तक है। तो एक बौद्ध धर्म का लिटरेचर है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और एक जैन धर्म का लिटरेचर है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये दोनों किताबें काफ़ी पुरानी हैं या महाजनपदास पीरियड के आसपास उसी समय की हैं, एंशिएंट हिस्ट्री की हैं। एक बुक मॉडर्न हिस्ट्री की भी है जिसका नाम है द अर्बन रिवॉल्यूशन, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की, गार्डन चाइल्ड की किताब। तो इन 3 किताबों में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है कि उस समय आज से 2624 साल पहले लगभग, और भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो महाजनपदों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा विनय पिटक नाम की एक पुस्तक है बौद्ध धर्म की, जिसमें उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन मिलता है कि उस समय किस तरीके से गांवों को 3 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया गया था। एक में शिकारी लोग रहते थे, एक उस प्रकार के गांव होते थे, कुछ गांव में शिकारी लोग रहते थे, ये सीमांत गांव कहलाते थे, और कुछ में सिर्फ कारीगर रहते थे, जैसे शिल्पकार हैं, बढ़ई हैं, तो इस तरीके से रथकार हैं। कुछ ऐसे भी गांव होते थे जिसमें सभी जातियों, सभी वर्गों के लोग रहते थे, जिन्हें विशिष्ट ग्राम की संज्ञा दी गई थी उस समय। ये विनय पिटक में लिखा हुआ है। तो एविडेंस की हमने सबसे पहले बात कर ली, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, द अर्बन रिवॉल्यूशन और फिर आपकी विनय पिटक। इसके अलावा हम चलते हैं धर्म की तरफ। इस समय बौद्ध धर्म बना था। मैं आपको कहूं कि अगर धर्म की तरफ जाएं तो यहाँ पर एक नए ट्रेडिशन, एक नई परंपरा का विकास हुआ जिसे श्रमण परंपरा कहते हैं। इससे पहले सनातन धर्म था, ये समझिए, और जो भिक्षु परंपरा थी, श्रमण परंपरा और घूमने की परंपरा, वो इसी समय आई, क्योंकि इसी समय बौद्ध धर्म बना, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और गौतम बुद्ध ने इस समय ही बौद्ध धर्म बनाया। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में भी बहुत भिक्षु हुए और जैन धर्म के रियल फाउंडर वर्धमान, जिन्हें महावीर स्वामी कहा जाता था, तो महावीर स्वामी जी इसी समय के थे। तो बुद्ध भी थे, महावीर स्वामी भी थे। इन 2 धर्मों के अलावा एक नया नयतिवाद पर आधारित या फिर पूरी तरीके से नास्तिक धर्म भी बना जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय।
आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम मक्खीलाल गौसाल था। मक्खीलाल गौसाल महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के शिष्य थे पहले, और फिर बाद में इन्होंने जैन धर्म से अलग होकर एक नास्तिक धर्म बनाया और जिसका नाम रखा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना होगा। तो 3 धर्मों की बात हो गई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय। सनातन धर्म तो पहले बन चुका था सबसे पहले, तो वो तो चल ही रहा था। तो इस समय ये 3 से 4 धर्म के लोग यहाँ रहते थे। अगर धर्मों की क्रोनोलॉजी की बात की जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले सनातन धर्म बना है, सनातन धर्म के बाद जैन धर्म, जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, ठीक है, और बौद्ध धर्म के बाद आजीवक संप्रदाय, फिर क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म, फिर इस्लाम धर्म, और सबसे बाद में सिख धर्म। सिख धर्म नवीन है, मतलब 14वीं शताब्दी के समथिंग ये धर्म आया, इस तरीके से। इसके बाद हम महाजनपदों की बात करते हैं। तो हमने 2 बातें की हैं, एक तो एविडेंसेस की बात की है कि कौन कौन सी बुक्स में इनका एविडेंस मिलता है, दूसरी हमने बात की है धर्मों की कि इस समय कौन से धर्म थे महाजनपद काल के टाइम पर, तीसरी बात हम करते हैं महाजनपदों की। जैसा कि भगवती सूत्र अंगुत्तर निकाय में लिखा है कि महाजनपदों की संख्या 16 थी। उन 16 महाजनपदों को हम 3 कैटेगरियों में डिवाइड करके चलेंगे। पहला जो है वो 4, फिर 8 और फिर से 4, कुछ इस तरीके से कि 4 जनपद पहले पढ़ेंगे। ये वो 4 जनपद हैं जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ वाले हैं, कि मतलब ईस्टर्न महाजनपद कौन सा था, वेस्टर्न कौन सा था, नदर्न कौन सा था और सदर्न कौन सा था। एग्जाम में भी कई बार ऐसे पूछा गया है कि 16 महाजनपदों में से सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, तो सबसे पूर्वी महाजनपद था अंग महाजनपद, सबसे पश्चिमी मत्स्य था, सबसे उत्तरी कंबोज था और सबसे दक्षिणी अश्मका था। तो सबसे पहले इन 4 महाजनपदों की बात करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। इससे ये प्रूव होता है कि महाजनपद के टाइम पर सबसे घनी आबादी वर्तमान उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। इसके बाद जो 4 बच गए वो पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से 16 महाजनपदों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 4 महाजनपद ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वाले। तो सबसे पहले ईस्ट वाले की बात करते हैं, अंग महाजनपद की। ईस्ट में अंग महाजनपद है, ये वर्तमान में बिहार में मुंगेर से लेकर और पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र रहा हुआ। तो ये क्षेत्र है जो उसे अंग महाजनपद कहा जाता था। अंग महाजनपद का प्राचीनतम साक्ष्य हमें महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि महाभारत में अंग देश के राजा कर्ण थे, जिन्हें अंगराज कर्ण के नाम से जाना जाता है। महाभारत इससे कुछ ही साल पहले की बात है। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 900 BCE में महाभारत का समय रहा होगा, और ये 600 BCE की बात है, तो लगभग 300 साल बाद की बात है। अंगराज कर्ण के ही वंश का कोई बंदा रहा होगा जिसका नाम होगा ब्रह्मदत्त। तो इस समय महाजनपद काल में अंग के राजा ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। और अंग जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था समुद्री व्यापार के लिए। यहाँ पे ताम्रलिप्ति नाम का एक प्रमुख शहर था, जो एक बंदरगाह, सीपोर्ट भी था, जिससे विदेशों में समुद्री मार्ग से व्यापार हुआ करता था। तो अंग पर अगर कोई कब्जा कर लेता तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो समुद्री व्यापार से जुड़ गया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, ट्रेड जो होता था वो बढ़ जाता था। ये पूर्वी महाजनपद था। अंग महाजनपद को अंग के पड़ोसी देश, पश्चिमी पड़ोसी देश मगध ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था इस समय महाजनपद काल में। तो अंग पूर्वी महाजनपद था। अब पश्चिमी पे आ जाते हैं। तो पूर्वी तो बंगाल में हो गया, बिहार में हो गया। अब पश्चिमी वेस्टर्न महाजनपद, तो वेस्टर्न जो महाजनपद था वो राजस्थान में था। राजस्थान अलवर, जोधपुर का क्षेत्र रहा होगा ये। इस महाजनपद का नाम मत्स्य महाजनपद था, और इस महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। हाँ, मैंने एक बात नहीं बताई कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। पूर्वी महाजनपद अंग की राजधानी चंपा थी, जबकि पश्चिमी महाजनपद मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर का एविडेंस हमें महाभारत में मिलता है। एक लंबी चौड़ी कथा है इसके ऊपर कि पांडवों को जब जुए में वो सब कुछ हार गए तो 12 साल का वनवास और 1 साल का पांडवों को अज्ञातवास दिया गया। जो अज्ञातवास का टाइम पीरियड था 1 साल का, वो उन्होंने मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में राजा विराट के महल में बसाया था। वहीं पर कीचक की कहानी सामने आती है, जिसमें कीचक ने द्रौपदी को देखा और वो मोहित हो गया उन पर।
फिर भीम ने कीचक का वध किया वहाँ पर। तो ये सारी कहानी हमें मत्स्य महाजनपद, पश्चिमी महाजनपद की, जो राजस्थान में था, ये मिलता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि ये बताइए 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम मत्स्य है, ये समझिए। अब उत्तरी महाजनपद पे चलते हैं, कंबोज पे। जिस प्रकार अंग बंगाल बिहार में, मत्स्य राजस्थान में, उसी प्रकार कंबोज महाजनपद वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान का उत्तरी भाग मतलब खैबर पख्तूनवा वाला क्षेत्र और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र। तो जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक महाजनपद था जिसका नाम था कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यही महाजनपद वो है जहां पर इंडिया में प्रवेश के लिए, एंट्री के लिए जो पास था, दर्रा था, खैबर दर्रा जिसे आज हम कहते हैं, गोमल पास कहते हैं, वही खैबर दर्रा उस समय कंबोज महाजनपद में आता था। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी और हाटक ही इंडिया में एंट्री का फाटक था। जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो हाटक से होकर ही हुए हैं, ये समझ लीजिए। तो भारत में स्थल मार्ग से एंट्री करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, क्योंकि हाटक पास के खैबर पास के पश्चिम में पूरा हिंदकुश माउंटेन रेंज है और पूरब में पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो पूरी तरीके से ब्लॉक है इंडिया का रास्ता। हिमालय और हिंदकुश के बीच में ये दर्रा है जो प्रमुख है और जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं इसी से हुए। ये उस समय कंबोज महाजनपद में ही आता था। कौन से महाजनपद में आता था? कंबोज महाजनपद में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये बात समझ लेनी है। कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। हाटक का ही एक नाम राजपुर भी था। कंबोज के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा जाता था। यह शब्द थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार सीजीएल लेवल तक भी पूछा गया है एसएससी में कि वार्ता शस्त्रोपजीवी कहाँ के निवासियों को कहा जाता था। तो वार्ता शस्त्रोपजीवी कंबोजा के निवासियों को कहा जाता था। ये वार्ता शस्त्रोपजीवी होता क्या है? तो ये एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसे लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो लोग कृषि करते हैं, व्यापार करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो वो जनता जो खेती भी करे, पशुओं को भी पाले और व्यापार भी करे, ऐसी जनता को वार्ता शस्त्रोपजीवी कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये युद्ध प्रिय भी हो, मतलब शस्त्रों का भी प्रयोग कर लेते हो। तो ऐसी जनता कंबोज की जनता थी। कंबोज से सेंट्रल एशिया में कौवे, मोर और घोड़ों का व्यापार किया जाता था। फाइनली कंबोज घोड़ा व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था उस समय। ठीक है, बाकी कौवे और मोरों का भी व्यापार सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया में कंबोज से ही होता था। ठीक है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। कंबोज के बाद हमने 3 पढ़ लिए हैं 4 में से, अंग, मत्स्य और कंबोज। कंबोज के बाद फिर हम चले आते हैं नीचे सबसे दक्षिणी सदर्न महाजनपद की ओर। वो वर्तमान महाराष्ट्र में एक जगह है पैठन। पैठन को उस समय प्रतिष्ठान कहा करते थे। ठीक है, और महाजनपद काल में जो दक्षिणा पथ था वो पैठन में जाके समाप्त हो जाता था। ये पाटलिपुत्र से पैठन तक था। उस समय 2 बड़े रूट थे जिन्हें उत्तरापथ और दक्षिणापथ कहा जाता था। इसकी बात हम करेंगे आगे। तो इस तरीके से पैठन महाराष्ट्र में दक्षिणी महाजनपद असमक की कैपिटल थी। तो दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? असमक। और साउथ इंडिया में सिर्फ एक ही ये महाजनपद था। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तर भारत में थे, नॉर्थ इंडिया में। सिर्फ एक महाजनपद था साउथ इंडिया में और वो था असमक, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। प्रतिष्ठान उस समय गोदावरी नदी के तट पर था। कौन सी नदी के तट पे? गोदावरी, जो महाराष्ट्र में बहती है, जो त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती। तो हमने 4 महाजनपद पढ़े। इसके बाद हम यूपी के 8 महाजनपदों की बात करेंगे। यूपी के 8 महाजनपदों में सबसे पहला, सबसे ऊपरी महाजनपद था कुरु। कुरु महाजनपद की 2 राजधानियां थी, एक हस्तिनापुर और एक इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद वही है जो इंद्रप्रस्थ अर्जुन ने बसाई थी और जो पहली राजधानी थी जो इंद्रप्रस्थ से पहले होती थी हस्तिनापुर, वो प्राचीन राजधानी थी इसकी, जहाँ पे कौरव रहा करते थे, दुर्योधन, धृतराष्ट्र रहा करते थे। तो कुरु महाजनपद ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी महाजनपद था। कुरु के बाद फिर दूसरा महाजनपद जो था वो था आपका सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी
कुरु की 2 राजधानियां हो गई और सूरसेन की 1 मथुरा। सूरसेन के बाद तीसरा महाजनपद पांचाल था। पांचाल महाजनपद उस समय सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में देखा जाता है। 16 महाजनपदों से पहले भारत में 6 महाजनपद माने जाते थे। शुरुआत में 6 थे और 6 में सबसे ज्यादा ताकतवर जो था महाजनपद काल से पहले वो पांचाल महाजनपद ही था। मैं आपको बता देता हूँ, पांचाल इस समय भी बहुत ज्यादा ताकतवर था। एक दंत कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा में ये कहा था कि मुझे पांचाल महाजनपद के 2 टुकड़े चाहिए। तो पांचाल महाजनपद के उन 2 टुकड़ों में उनकी 2 राजधानियां थी। एक राजधानी अहिछत्र थी जो आज का बरेली है। ये समझने योग्य बात इसलिए है क्योंकि बरेली का पुराना नाम अहिछत्र था महाजनपद काल में। ठीक है, तो पुराने नाम अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे असम का पुराना नाम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कामरूप प्रदेश था। ठीक है, पुराने नामों की बात करेंगे, हम कोई वीडियो बनाएंगे तो भारत के सभी राज्यों के नए पुराने नाम की बात करेंगे। तो इस तरीके से आपका पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां हैं, जो उत्तर प्रदेश का तीसरा महाजनपद था। पहली अहिछत्र जो बरेली रामगंगा नदी के तट पर है, और दूसरी राजधानी काम्पिल्य जो मुख्य गंगा नदी के तट पर है, शायद फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में है शायद कहीं। तो इस तरीके से काम्पिल्य महाजनपद, सॉरी काम्पिल्य कैपिटल थी पांचाल महाजनपद की। तो कुरु, सूरसेन और पांचाल। इसके अलावा एक महाजनपद था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद जो था वो वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र था। बुंदेलखंड में भगवान श्री कृष्ण की, अगर पुराने समय में चला जाए तो श्री कृष्ण जी की बुआ जी थी दूसरी, 2 बुआ थी, एक कुंती थी और एक चेदी में उनकी बुआ थी। और चेदी में जो बुआ थी वही चेदी में बुआ जो थी उन्हीं के लड़के का नाम था शिशुपाल, जिसे इंद्रप्रस्थ में कृष्ण जी ने मार दिया था। 100 से ज्यादा गलतियां कर दी थी उस शिशुपाल ने, तो इसलिए तो चेदी रहा। चेदी बहुत ही महत्वपूर्ण था और बुंदेलखंड वाला एरिया था चेदी का। चेदी के बाद आ जाता है फिर आपका कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी उस समय, हाँ चेदी की राजधानी तो बताई नहीं, चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। एक बार यूपी के महाजनपदों की एक बार फिर से राजधानी बताते हैं। कुरु की हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा, पांचाल की अहिछत्र और काम्पिल्य, जबकि चेदी की सुक्तिमती। चेदी के बाद कौशल। कौशल की 2 राजधानियां थी। एक पुरानी राजधानी थी अयोध्या, तो राजा राम जी कौशल देश के राजा थे, अयोध्या उनकी राजधानी थी, महल था वहां पर। इसके अलावा इस समय तक एक नई राजधानी बन चुकी थी जिसका नाम था श्रावस्ती। ठीक है, तो कौशल देश की 2 राजधानियां हो गई, अयोध्या और श्रावस्ती। इस तरीके से कौशल के बाद आ जाता है काशी। काशी महाजनपद की बात करें तो काशी की राजधानी वाराणसी थी। क्या थी? वाराणसी थी। काशी उस समय का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था और काशी से 1 लाख आहत कॉइन्स या पंचमार्क कॉइन का टैक्स कलेक्ट होता था। इस समय जो करेंसी चल रही थी वो आहत कॉइन्स थी, पंचमार्क कॉइन थे, और यही करेंसी इंडियन हिस्ट्री की पहली करेंसी है। अगर रुपए की बात की जाए कि भाई पहला सिक्का कौन सा था, पहली करेंसी, पहली मुद्रा कौन सी थी, तो आहत कॉइन्स थी जो चांदी के थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और उस समय पूरे भारत में सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब अगर कोई था, व्यापारिक नगर कोई था भारत में, क्या लगभग इन 3 कॉन्टिनेंट में, पूरे में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, तो सबसे बड़ा काशी ही था। ठीक है, काशी से बड़ा टैक्स कलेक्ट होता था 1 लाख कॉइन्स का। मैंने आपको बताया था हर्यक वंश में कि बिंबिसार ने काशी दहेज में ले लिया था। उसने शादी कर ली थी कौशल देश की राजकुमारी महाकौशला देवी से, इसीलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो गई थी। तो अयोध्या बड़ा ही महत्वपूर्ण था। श्रावस्ती जो नगर है, हाँ काशी की बात चल रही थी, अयोध्या की एक बात छूट गई है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। अयोध्या जो था इसकी 2 राजधानियां बताई थी मैंने, कौशल की 2 राजधानियां बताई थी, एक अयोध्या एक श्रावस्ती। तो जो श्रावस्ती थी वो जगह है जहां पे गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा रहे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि बौद्ध धर्म बना था इसी समय, गौतम बुद्ध जीवित थे। ठीक है, तो महाजनपद काल में गौतम बुद्ध जो थे वो सबसे ज्यादा श्रावस्ती में रहे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वाराणसी में, ऋषिपट्टनम नाम के गांव में। लास्ट उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। ठीक है, तो ऐसे
काशी, कौशल, सूरसेन, पांचाल, चेदी और कुरु, ये महाजनपद हमने पढ़े हैं। इसके अलावा एक महाजनपद था वत्स। वत्स महाजनपद इलाहाबाद का क्षेत्र था, जो आज का इलाहाबाद का क्षेत्र है, उसे पुराने समय में वत्स कहते थे। आजकल ट्रेंड में भी है, देखो अभी इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया है, प्रयागराज कर दिया है। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इलाहाबाद के ऊपर, जिसे सबसे पहले वत्स कहा जाता था। तो इलाहाबाद का सबसे पुराना नाम वत्स है, और इस समय वत्स का जो राजा था उसका नाम उदयन था। वत्स के बाद इसका नाम प्रयागराज हुआ। प्रयागराज के बाद अकबर ने यहाँ पर इलाहाबाद का एक किला बनवाया था, उस किले के नाम पर इसका नाम इलाहाबाद या इलाहाबाद हो गया। अकबर के टाइम के बाद में फिर इसे इलाहाबाद ही कहा गया, और ये बीजेपी सरकार योगी जी के आने पर फिर इसका नाम फिर से इलाहाबाद से चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो इसका सबसे पुराना नाम वत्स है। महाजनपद काल में वत्स का राजा उदयन था। उदयन को अवंती की राजकुमारी वासदत्ता से प्रेम हो गया था। ये इतिहास का, इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट लव स्टोरी का लिटरेचर हम इसे कह सकते हैं। ये किताब है जिसका नाम है स्वप्न वासदत्ता। इसके राइटर द ग्रेट पोइट भास हैं। वो लिखते हैं कि कैसे उदयन, जो वत्स का इलाहाबाद का राजा था, वो चंड प्रगोत की पुत्री माहेशमती साम्राज्य की राजकुमारी से वासदत्ता से विवाह करता है। कैसे उसका प्रेम पूरा होता है, ये स्वप्न वासदत्ता नाम की किताब में लिखा है। इसके बाद लास्ट महाजनपद है, वो है मल्ल, यूपी का 8वां महाजनपद। देखिए हम पूरे 7 पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने कुरु पढ़ा, दूसरा सूरसेन पढ़ा, तीसरा पांचाल पढ़ा, चौथा चेदी पढ़ा, 5वां हमने कौशल पढ़ा, 6वां हमने काशी पढ़ा, काशी के बाद हमने पढ़ा वत्स 7वां, और अब 8वां मल्ल महाजनपद। मल्ल को सबसे लास्ट में पढ़ाने का कारण ये भी है क्योंकि मल्ल वो महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में था। आज के बिहार में, आज के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उस समय तो उत्तर प्रदेश बिहार कुछ थे ही नहीं। मल्ल महाजनपद की भी 2 राजधानियां थी, एक कुशीनगर और एक पावापुरी। कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में है और पावापुरी वर्तमान बिहार में है। कुशीनगर वही जगह है जहां पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 बीसी में, 483 में, और इसी साल अजातशत्रु ने बौद्ध संगति का आयोजन किया था राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में। पावापुरी की बात करें तो पावापुरी में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये समझिए आप, महावीर स्वामी जो हैं वो पावापुरी में उनकी डेथ हुई है, जबकि बुद्ध की डेथ हुई है कुशीनगर में, और दोनों कैपिटल हैं मल्ल महाजनपद के। इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि मल्ल महाजनपद में उस समय के 2 महान विद्वान दार्शनिकों की मृत्यु हुई है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए मल्ल वो यूपी का महाजनपद था। तो इस तरीके से ये पूरे 12 महाजनपद हो गए। 4 पहले अंग, मत्स्य, कंबोज, अस्मक, फिर 8 ये यूपी वाले। अब रहते हैं 4 और 16 महाजनपदों में से। जो 16 में से 4 अन्य महाजनपद हैं, उसमें सबसे पहले बात मैं करूंगा वज्जी की। वज्जी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की पहली डेमोक्रेसी या पहला लोकतंत्र माना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य से भी पहले का लोकतंत्र है ये, क्योंकि वैसे इंटरनेशनल लेवल पर तो देखा जाए फर्स्ट डेमोक्रेसी तो रोमन एम्पायर को ही बताया जाता है, लेकिन अगर टाइम देखा जाए रोमन एम्पायर का और इस महाजनपदास पीरियड का, तो 600 बीसी से भी पहले ये डेमोक्रेसी थी। 8 इसमें छोटे छोटे गढ़ थे, छोटे छोटे 8 स्टेट थे जिन्हें गढ़ कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया की तो फर्स्ट है ही है, ये ज्ञान ध्यान रखिए। तो इंडिया की या एशिया की फर्स्ट डेमोक्रेसी अगर हम देखें तो वो है आपकी वज्जी महाजनपद की। वज्जी महाजनपद में जो 8 छोटे छोटे गढ़ थे उसमें एक गढ़ था लिच्छवी, और लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली ही पूरे वज्जी की राजधानी थी। वैशाली के उस समय महाराज चेटक थे। चेटक की 2 लड़कियां थीं, एक त्रिशला और एक चेलना। चेलना का विवाह बिंबिसार से हुआ था जो मगध के राजा थे, और त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ था, और इन्हीं दोनों के पुत्र थे जैन धर्म के रियल फाउंडर 24वें तीर्थंकर वर्धमान, जिन्हें महावीर स्वामी कहा जाता था। तो कह सकते हैं कि चेटक महावीर स्वामी जी के नाना थे। महावीर स्वामी की बात हो गई, वज्जी की बात कर ली, तो वज्जी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकतवर भी था वज्जी। वज्जी की कैपिटल वैशाली को फाइनली अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक नाम के हथियारों का प्रयोग करके उसे मिला लिया था मगध में।
ठीक है। और ये दोनों हथियार बाहुबली मूवी में दिखाए गए, रथमूसल, वो रथ जिसके आगे चरखा लगा होता था, पहिया वो काटने वाला, और महाशिलाकंटक बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला हथियार। तो वैशाली की कैपिटल वज्जी को मिलाया उसने मगध में। वज्जी के बाद दूसरा महाजनपद मगध। मगध का राजा बिंबिसार था। बिंबिसार की तो पूरी कहानी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ी है, आप उसे देखें और उसका आनंद लें कि किस तरीके से बिंबिसार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। बिंबिसार मगध के बाद वज्जी मगध 2 हो गए। तीसरा था गांधार। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये बताइए वर्तमान पाकिस्तान में 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद था, तो वो गांधार था। महाभारत काल में गांधार नरेश मामा शकुनी थे। इससे थोड़ा सा अगर मजाकिया लहजे में लिया जाए तो ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तो शुरू से ही आतंकवादी लोग रहे हैं। आप देखते हैं मामा शकुनी ने पूरा महाभारत करा दिया इस तरीके से। तो तीसरा हो गया ये गांधार। फाइनली हम 15 महाजनपद तक पहुंच चुके हैं, 4, 8 और 3। इसके बाद जो लास्ट महाजनपद पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है अवंती। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। अवंती की 2 राजधानियां थी, एक उज्जैन जो उसकी उत्तरी राजधानी थी। अवंती की दूसरी राजधानी माहिष्मती थी जो आज भी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर माहिष्मती के खंडर है। ठीक है, तो इस तरीके से उज्जैन और माहिष्मती वाला अवंती। इस समय अवंती का राजा चंडप्रगोत था और चंडप्रगोत की लड़की थी वासदत्ता जो वत्स के राजा उदयन के सपनों में आती थी और उदयन वासदत्ता के सपनों में आता था, अवंती की राजकुमारी के सपनों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 16 महाजनपद कंप्लीट होते हैं। 16वां महाजनपद जिस अवंती की हमने बात की है जो मध्य प्रदेश में था, इसके राजा इस समय महाजनपद काल में चंडप्रगोत थे। और हर्यक वंश वाले टॉपिक में मैंने आपको ये बताया है कि चंडप्रगोत को सबसे पहले पीलिया रोग हुआ था। भारत में पीलिया रोग का सबसे पुराना एविडेंस हमें महाजनपद काल का हर्यक वंश के टाइम का ही मिलता है और ये चंडप्रगोत अवंती के राजा को हुआ था। जीवक नाम के राजवैद्य ने दवा दी थी इन्हें, तब ये ठीक हुए थे। तो इस तरीके से हमने 16 महाजनपद पढ़े हैं। 16 महाजनपद के हमने एविडेंस पढ़े हैं, धर्म पढ़े हैं और 16 महाजनपदों की संख्या पढ़ी है, समय पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो महाजनपद काल की सोसाइटी के ऊपर बनाएंगे, सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल बड़े बड़े एग्जामों के लिए प्री टॉपिक बन गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।